बता दें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में इन 6 सीटों पर जो है एमआईएम पार्टी ने काफी शानदार प्रदर्शन किया था, जिसमें मालेगांव सेंट्रल, धुले सिटी, औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, बाईकल्ला, सोलापुर सिटी सेंट्रल। आपको बता दें कि मालेगांव सेंट्रल में तकरीबन 78% जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है और एमआईएम जो है ये सीट जीतने में कामयाब हुई और जो है जीत का मार्जिन जो है 38,519 वोटों का था। वहीं धुले को बता दें तो धुले भी एमआईएम जीतने में कामयाब रही। यहाँ तकरीबन 21-22% मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद एमआईएम ये सीट जीत गई और तकरीबन 3,307 वोटों से एमआईएम ये सीट जीतने में कामयाब रही। उसके अलावा औरंगाबाद सेंट्रल में 38% मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन उसके बावजूद ये सीट जो है एमआईएम हार जाती है और शिवसेना यहाँ से जीतती है तकरीबन 13,892 वोटों से। उसके अलावा औरंगाबाद ईस्ट की बात किया जाए तो यहाँ तकरीबन 37% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसके बावजूद यहाँ से जो है भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है और एमआईएम पार्टी 13,930 वोटों से यहाँ हार जाती है। उसके अलावा बाईकल्ला की बात किया जाए तो यहाँ 41% मुस्लिम पॉपुलेशन है और यहाँ से भी शिवसेना कामयाब होती है, एमआईएम 20,000 वोटों से हार जाती है। वहीं सोलापुर सिटी सेंट्रल की बात किया जाए तो यहाँ तकरीबन 25% मुस्लिम पॉपुलेशन है और यहाँ से कांग्रेस पार्टी कामयाब होती है और एमआईएम 12,000 वोटों से हार जाती है। तो ये जो 6 सीट थी वो काफ़ी ज़्यादा टक्कर का माना जाता है और ये भी माना जाता है कि इस इलेक्शन में ये 6 सीट जो है एमआईएम जीत सकती है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति और महाविकास आघाड़ी की सीधी टक्कर के बीच एक बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी विपक्षी दलों के वोटों में सेंध लगा देंगे? क्या एआईएमआईएम के महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने से एमवीए को बड़ा नुकसान होगा? एआईएमआईएम पर यह आरोप लगता है कि वो विपक्ष को मिलने वाले वोटों का बंटवारा करती है और इससे बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इससे इनकार करते रहते हैं। आपको बता दें कि एमआईएम ने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में एमवीए के साथ गठबंधन करने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये लगभग तय है कि उसे एमवीए में शामिल नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में महायुति बीजेपी के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के शिवसेना, उप मुख्यमंत्री अजित पवार के एनसीपी और एमवीए में कांग्रेस शरद पवार और एनसीपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के बीच जोरदार टक्कर होनी तय है। ऐसे में एमआईएम कितनी सीटों पर इस चुनाव में असर कर सकती है, इसके लिए पिछले 2 विधानसभा चुनाव में उसके प्रदर्शन को देखना होगा। आपको बता दें कि 2014 में एमआईएम ने 22 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, 2 पर जीत हासिल की और उसे कुल 0.93% वोट हासिल हुए। ये 2 सीटें औरंगाबाद सेंट्रल और भाईकल्ला की थी। आपको बता दें कि 2019 में एमआईएम ने 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें से 2 पर जीत हासिल की और कुल 1.34% वोट हासिल किए। तब एमआईएम औरंगाबाद सेंट्रल, औरंगाबाद ईस्ट, भाईकल्ला, सोलापुर सिटी सेंट्रल में दूसरे स्थान पर रही। इसके अलावा भी एमआईएम ने 13 और विधानसभा सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया और यहाँ पर उसे हार और जीत के अंतर से ज़्यादा वोट मिले। इन 13 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 7 सीटें जीती और 6 कांग्रेस एनसीपी गठबंधन के खाते में गई। आपको बता दें कि एमआईएम ने 2019 के विधानसभा चुनाव की तरह ही प्रदर्शन किया तो निश्चित रूप से चुनावी नतीजे पर इसका असर ज़रूर हो सकता है। इस बार अजीत पवार की महायुति के साथ होने की वजह से बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना को भी मुस्लिम वोट मिल सकते हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव के भी असदुद्दीन ओवैसी और एमआईएम की सक्रियता महाराष्ट्र के अंदर बनी हुई है। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद जबरदस्त है, जहां पर हर एक विधानसभा सीट पर जोरदार लड़ाई होने जा रही है। ऐसे में एमआईएम के चुनाव लड़ने से निश्चित रूप से कुछ सीटों पर जीत हार का समीकरण बदल सकता है। आपको बता दें कि एमआईएम 2014 से ही महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाने के लिए लगातार संघर्ष कर रही है। 2014 में 2 सीटों पर जीत मिलने के बाद जब पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख इम्तियाज जलील ने 2019 का लोकसभा चुनाव जीता तो वो पहले मुस्लिम नेता थे जिसने पिछले 39 सालों में औरंगाबाद सेंट्रल सीट से चुनाव जीता था। इसके बाद एमआईएम का आधार महाराष्ट्र में लगातार
बढ़ता गया, खास तौर से तब जब उसने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ हाथ मिलाया, लेकिन बाद में ये गठबंधन टूट गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एमआईएम को बड़ा झटका लगा, क्योंकि औरंगाबाद सीट पर इम्तियाज जलील को 1.5 लाख वोटों के अंतर से हार मिली। इससे यह संदेश गया कि मुस्लिम मतदाता ऐसे राजनीतिक दलों को वोट देना चाहते हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं। विधानसभा चुनाव के अलावा नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव को लेकर भी एमवीए और एमआईएम के बीच लड़ाई चल रही है। इम्तियाज जलील ने ऐलान किया है कि एमआईएम नांदेड़ लोकसभा का उपचुनाव भी लड़ेगी। यहां से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वसंतराव चौहान 2024 के चुनाव में जीते थे। उनके मौत के बाद यहां उपचुनाव होना है। आपको बता दें कि नांदेड़ संसदीय सीट पर 14% मुस्लिम आबादी है और नांदेड़ शहर में ये 24% तक है। इस सीट पर भी एमआईएम एमवीए का खेल बिगाड़ सकती है। तो हम क्या नहीं कर सकते? इकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे महाराष्ट्र से किसी पार्टी ने कोई टिकट ही नहीं दिया। मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे महाराष्ट्र से सिर्फ एक, और वो भी आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त इम्तियाज जलील। और सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, मेरे नौजवानों साथियों, ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारी सियासत करने वाले लोगों के लिए शर्म की बात है कि सिर्फ महाराष्ट्र में एक, हमारे पड़ोसी ऐसे 7 ऐसे स्टेट्स है कि जहां पे एक भी आपका नुमाइंदा लोकसभा के अंदर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए नहीं है। कर्नाटका में 0 है, राजस्थान में 0 है, मध्य प्रदेश में 0 है, झारखंड में 0 है, उत्तराखंड में 0 है, दिल्ली में 0 है। और हम कह रहे हैं ये हम अरे गैरों के लिए जब हम इस तरह की महफिलें सजाएंगे और ये कहेंगे कि स्टेज के ऊपर वो बैठेगा और मैं जमीन पे बैठूंगा, मैं तुम्हारे सामने कुर्सी के ऊपर बैठूंगा, वो स्टेज के ऊपर बैठेगा। 75 साल हमने यही करते आए हैं, यही किया है हमने। इस स्टेज के ऊपर कभी शरद पवार साहब, कभी अशोक चौहान, अब तो उद्धव ठाकरे भी, अजीत पवार, सभी यहां बैठेंगे। हम सामने कुर्सियां बिछाने का काम, शतरंजियां उठाने का काम हमने सियासत के अंदर करते आए हैं। अब हमने उन्हें एक पैगाम दिया है और मैंने तो बड़े खुले अल्फाजों में उनको बता दिया हो कि अब अगर तुम स्टेज के ऊपर बैठेंगे तो इम्तियाज जलील नीचे नहीं बैठेगा, तुम्हारे बाजू बैठेगा। दोस्तों, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम है। मैं 12 साल पूना में एक टेलीविजन चैनल के लिए न्यूज रिपोर्टर की हैसियत से काम करता था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मुझे शरद पवार का इंटरव्यू लेना होता था, अजीत पवार का लेना होता था या अशोक चौहान का लेना होता था, तो वो लोग गेस्ट हाउस के अंदर बैठे, मैं बाहर माइक लेकर खड़ा, इंतजार की नेताजी कब आएंगे, कब मैं उनका इंटरव्यू लूंगा। लेकिन अल्लाह ने, कहते हैं ना कि तुम अगर उससे मांगो तो वो क्या कुछ नहीं तुम्हें अता कर सकता है। एक वक्त वो आया जब पार्लियामेंट की कुर्सी के ऊपर ये बैठे थे तो इम्तियाज जलील उनके बाजू जाकर बैठा। यह आखिरों का इतिहाद था जिसे आज चिकनाचूर करने की कोशिश हो रही है।